वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। ये फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं। राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात की जाती है उसकी तीनों विधि हमने समझाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय का जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो भी 6 नंबर का, कि जो राष्ट्रीय आय है वो ज्ञात करनी होती है हमें। वो या तो अपने आप बता देते हैं किस विधि से करनी होती है या फिर कुछ घुमा फिरा के दिया जाता है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब जो अवधारणाएं हैं, क्योंकि बहुत बार 3 या फिर 6 से कम नंबर में या फिर ऑप्शन में कभी कभार क्या है, राष्ट्रीय आय की क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी अवधारणाएं हैं उनके ऊपर प्रश्न बनता है। तो देखिए, तो वो भी हमें आने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ना दिया जाए और हमें, क्योंकि 3 नंबर का जो होता है उसमें बेसिकली क्वेश्चन ना होकर, मतलब कि न्यूमेरिकल ना होकर हमें अवधारणाएं दी जाती है, फिर अंतर करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए, अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या होती है, सबसे पहले हमें समझना होगा। तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में, यानी कि एक वर्ष के दौरान एक देश के जो सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा जो अर्जित की गई साधन आय होती है उसको ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो हमें पहले समझना होगा कि ये सामान्य निवासी कौन होते हैं और ये साधन आय किसे कहा जाता है। फिर हम दोबारा से अपनी राष्ट्रीय आय के जो डेफिनेशन है उसके ऊपर आएंगे। तो देखिए साधन आय, तो हमें समझना होगा कि साधन आय क्या होती है। आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधन आय और हस्तांतरित आय के बीच में डिफरेंस कीजिए, यानी कि अंतर कीजिए। तो वो भी आपके लिए इसी से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि हम हस्तांतरित आय भी पढ़ेंगे इससे अगला जो टॉपिक है। पहले हम समझ लेते हैं कि साधन आय क्या होती है। तो देखिए, यह आय उत्पादन के साधनों की सेवाओं से संबंधित होती है। जो साधन आय होती है वो उत्पादन में जितने भी साधन लगे होते हैं जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि जो उत्पादक होता है, यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन करता है, वह क्या करता है, किसी परिवार क्षेत्र से किसी सेवा को किराए पर लेता है। यानी कि अगर उसे कोई भूमि लेनी है तो उसे किराए पर लेता है। अगर परिवार क्षेत्र से उसे किसी श्रमिक को लेना है तो उसे क्या करता है, उसे मजदूरी देता है। इसी तरीके से तो ये साधन आय क्या होती है, जब वह जो उत्पादन है, जो उत्पादक होता है, जब वह साधनों की सेवाओं पर जब वह उन्हें आय प्रदान करता है, यानी कि जब साधन, मतलब कि जो परिवार क्षेत्र है, जब वह अपनी सेवाएं उत्पादक क्षेत्र को देता है, तो इससे क्या होता है कि अगर उत्पादक क्षेत्र को कोई परिवार क्षेत्र अपनी जो सेवा है प्रदान करता है, जैसे कि अभी बताया कि जो परिवार क्षेत्र है वह अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि अगर वह भूमि दे रहा है तो वह किराए पर दे रहा है या फिर लगान चुकाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वह श्रमिक प्रदान कर रहा है उत्पादक क्षेत्र को, तो इससे क्या होगा, उत्पादक को श्रमिक के जो मजदूरी है उसे देनी पड़ेगी। तो इस जो मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज, ये 4 जो है ये क्या होती है, साधन आय के अंतर्गत आती है। तो आगे देखिए, उत्पादक, यहाँ से देखेंगे हम, उत्पादक परिवार क्षेत्र से इन सेवाओं को किराए पर लेते हैं और बदले में परिवार क्षेत्र को उत्पादकों से साधन आय प्राप्त होती है। इन्हें साधन भुगतान भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उत्पादक क्षेत्र होता है वो क्या करता है, परिवार क्षेत्र से इन सेवाओं को किराए पर लेता है और उनका लगान और जो वो किराया है जब वह उसे चुकाता है तो उसको ही साधन आय या फिर साधन लागत कहा जाता है। और ये साधन लागत 4 प्रकार की होती है, लगान, मजदूरी, किराया और ब्याज। तो देखिए, साधन आय, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ को शामिल किया जाता है इनमें। तो ये जो चीज़ है ये आप समझ गए होंगे कि साधन आय क्या होती है। जब परिवार क्षेत्र, यानी कि जो परिवार क्षेत्र है, जब वह अपनी सेवा प्रदान करता है उत्पादक क्षेत्र को, तो उसके बदले में जो आय दी जाती है या फिर उस जो सेवा है उसका मूल्य, उसका भुगतान किया जाता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, साधन आय कहा जाता है। तो लगान कैसे देगा, जब वह, मान लीजिए अगर जो परिवार क्षेत्र है वो भूमि किराए पर दे रहा है तो उसका लगान दिया जाता है। मजदूरी कैसे दी जाती है, जब वह परिवार क्षेत्र जब श्रमिक प्रदान करता है, क्योंकि परिवार क्षेत्र से ही कोई श्रमिक आता है उत्पादन क्षेत्र में, तो उत्पादक क्या करता है, उस श्रमिक को मजदूरी देता है। अगला देखिए ब्याज।
ब्याज कैसे होता है? जब परिवार क्षेत्र से धन लिया जाता है, लोन लिया जाता है, तो उस पर ब्याज जो लगता है तो वो चुकाया जाता है, और जो लाभ प्राप्त होता है उसको दिया जाता है। तो ये सभी क्या है? ये साधन आय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हस्तांतरण आय क्या होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखिए यह बदले में, जो हस्तांतरित आय होती है, यह बदले में कोई भी सेवा प्रदान नहीं करती है उत्पादक क्षेत्र को। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, साधन आय में क्या होता है कि जो परिवार क्षेत्र है वह क्या करता है? वह उत्पादक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसी का भुगतान उत्पादक क्षेत्र करता है, उसी को साधन आय कहा जाता है। परंतु जो हस्तांतरण आय होती है, इसमें यह किसी प्रकार की भी उत्पादक सेवा प्रदान नहीं की जाती है। इसमें मतलब कि कोई भी अपना योगदान नहीं दिया जाता है, मुफ्त में ही क्या है? आय प्रदान हो रही है, भुगतान मिल रहा है, मुफ्त में ही क्या है? उन्हें धन मिल रहा है। तो इसको ही हस्तांतरण आय कहा जाता है। जैसे कि जो छात्रवृत्ति है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो तो कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी क्या है? वो अपनी कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी क्या है? उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। इसी तरीके से जो पेंशन है वो भी इसके अंतर्गत आती है कि जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी क्या है? कोई अपनी सेवा प्रदान नहीं करते हैं अर्थव्यवस्था में, फिर भी क्या है? उन्हें पेंशन मिलती है। तो ये सभी हस्तांतरण आय के अंतर्गत आते हैं, जो किसी प्रकार से अपना उत्पादक सेवा प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी क्या है? उन्हें धन प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है। फिर भी उन्हें बिना कुछ सेवा प्रदान किए उत्पादक क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र या विदेश आएगा। तो विदेश से प्राप्त आय को स्पष्ट करता है, यानी कि बिना कोई उत्पादन सेवा प्रदान करे जो आय प्राप्त होती है उसको ही हस्तांतरण आय कहा जाता है। यह एक तरफा प्राप्ति है। क्योंकि ये एक तरफा प्राप्ति क्यों है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया जाता है। तो इसमें क्या है? कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, उत्पादक सेवा प्रदान नहीं की जा रही है, फिर भी क्या है? हमें आय प्राप्त हो रही है। तो बिना कुछ करे हमें आय प्राप्त हो रही है, तो ये एक तरफा है। इसका मतलब है आय प्राप्त हो रही है, तो एक तरफा बात हो गई कि आय तो प्राप्त हो रही है, पर हम क्या है? उसमें कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं कि हस्तांतरण आय जो है कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, और साधन आय क्या है? वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। अब हमें देखना है कि हस्तांतरण आय क्यों शामिल नहीं होती है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। इसका कारण यही है कि यह अर्थव्यवस्था में अपना कोई योगदान नहीं देती है। यह मुफ्त में जो आय होती है उसको ही हस्तांतरण आय कहा जाता है, बिना कोई सेवा प्रदान किए। इसलिए इसे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। और अच्छे से देखते हैं हम। तो देखिए इसे क्यों शामिल नहीं किया जाता है। यह माल और सेवाओं, माल का मतलब वस्तुएं होता है, यह माल और सेवाओं के उत्पादन में योगदान नहीं देती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का योगदान नहीं देती है, अपनी उत्पादक सेवा प्रदान नहीं करती है, फिर भी क्या है? आय प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। छात्रवृत्ति, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेंशन बताया मैंने आपको, बेरोजगारी भत्ता, यानी कि जो बेरोजगार हैं उन्हें जो भत्ता मिलता है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या है? उन्हें प्राप्त हो रहा है वो भत्ता, तो इसको ही हस्तांतरण आय कहा जाता है। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि साधन आय क्या होती है। साधन आय होती है जब उत्पादक सेवा प्रदान की जाती है परिवार क्षेत्र के द्वारा, तो उसको ही साधन आय कहा जाता है। क्योंकि जब परिवार क्षेत्र उत्पादक सेवा प्रदान करेगा तो उसका भुगतान भी तो उसे मिलेगा, उसकी आय जो काम किया है उसने, उसका भुगतान भी तो उसे प्राप्त होगा, तो वो साधन आय है। उसमें क्या है? उसमें योगदान भी किया जा रहा है और उसके बदले उसे आय प्राप्त हो रही है, तो वो साधन आय है। और हस्तांतरण आय क्या होती है? उसमें कोई योगदान नहीं किया जाता है, फिर भी क्या है? मुफ्त में ही आय प्राप्त होती है। तो ये क्या है? आपको एग्जाम्पल याद कर लेंगे आप थोड़ा सा, तो आपको याद हो जाएगा। हस्तांतरण आय में आप ये छात्रवृत्ति या फिर बेरोजगारी भत्ता जैसे एग्जाम्पल याद कर लीजिए, या फिर पेंशन जैसे, तो आपको याद आ जाएगा कि इसका राष्ट्रीय आय में क्यों शामिल नहीं होती है, इसका कारण भी वही है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप इनसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए सामान्य निवासी। अब ये सामान्य निवासी क्या होता है? क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमने सामान्य निवासी भी पढ़ा था। तो देखिए सामान्य निवासी वह होता है जो जिस देश में रहता है
उसके आर्थिक हित भी उस देश के साथ जुड़ जाते हैं। तो सामान्य निवासी कौन होता है? सामान्य निवासी उस व्यक्ति को माना जाता है जो जिस देश में रहता है, यानी कि जिस भी देश में वह रह रहा है, और उसके अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी देश में रह रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसके आर्थिक हित भी तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उसके लिए कार्य कर रहा है, उस देश के लिए कार्य कर रहा है जिस भी देश में वो रह रहा है। अगर कोई व्यक्ति 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए किसी देश में रह जाता है तो उस देश का सामान्य निवासी बन जाता है। अब मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर रह रहा है और उसे 1 साल हो गया है, क्योंकि किसी न किसी काम की वजह से वो जाएगा वहाँ पर, तो उसके आर्थिक हित तो वहाँ पर जुड़ गए हैं, तो वह वहाँ पर गया हुआ है, अमेरिका में गया हुआ है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है उसे, तो वो वहाँ का सामान्य निवासी होगा। पर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि सामान्य निवासी और नागरिकता, ये दोनों में अंतर होता है। नागरिकता पाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, कई सालों तक रहना पड़ता है, जब जाकर नागरिकता प्राप्त होती है। ये केवल सामान्य निवासी होते हैं जो 1 साल तक क्या है उस देश में रहते हैं और उसके जो आर्थिक हित है उस देश के साथ जुड़े होते हैं। आर्थिक हित का मतलब यही है कि वो उस देश के लिए कार्य कर रहा है, उस देश के जीडीपी में अपना योगदान दे रहा है, उस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, तो उसको ही सामान्य निवासी कहा जाता है। अब देखिए सामान्य निवासी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमारा जो क्वेश्चन आता है तो उसके ऑप्शन में हमें दे दिया जाता है कि इसमें से आपको बताना है कि ये कथन सही है या नहीं है। जैसे कि आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें बताया हुआ है। तो देखिए, तो हमें जो बातें हैं सामान्य निवासी के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। तो देखिए, इसमें व्यक्ति तथा संस्थाएं दोनों शामिल होती है। जो सामान्य निवासी होता है उसमें व्यक्ति भी शामिल होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर रह रहा है और उसके लिए कार्य कर रहा है उस देश के लिए 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा, तो वहाँ का सामान्य निवासी बन जाता है। इसी तरीके से क्या है, जो संस्थाएँ होती हैं वो भी इसी तरीके से क्या सामान्य निवासी के रूप में वहाँ पर सामान्य निवासी के रूप में होती है। इसका मतलब क्या है, जो भी वह वहाँ पर कार्य कर रही है संस्था या फिर जो भी व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है उस देश में जिसे 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो कार्य कर रहा है उसका जो योगदान है उसे क्या किया जाएगा, अब उस देश की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर कार्य कर रहा है और उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है या फिर 1 साल हो गया है, तो उसका जो योगदान है उसका जो योगदान है अब कहाँ गिना जाएगा, अब अमेरिका में उसका योगदान गिना जाएगा। इसका मतलब ये होगा, अब अमेरिका की जीडीपी में उसका योगदान गिना जाएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है जबकि वह किसी दूसरे देश का नागरिक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में जाकर 1 साल से ज़्यादा हो गया उसे कार्य करते हुए, तो वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा, परंतु सामान्य निवासी कहाँ का कहलाएगा, अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाएगा, क्योंकि उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है काम करते हुए अमेरिका में। तो नागरिकता उसकी कहीं और की हो सकती है और सामान्य निवासी वो कहीं और का हो सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, यहाँ पर ये 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। इनमें जो लिखा गया है ये सामान्य निवासी के अपवाद के रूप में कहे जा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल से ज़्यादा भी रह रहा है किसी देश में, फिर भी अगर वह इन उद्देश्यों से कार्य कर रहा है वहाँ पर, तो वह वहाँ का सामान्य निवासी नहीं होगा। तो जैसे कि देखिए, अगर कोई अवकाश मिला हुआ है किसी को, तो वहाँ पर गया हुआ है, तो वहाँ का सामान्य निवासी नहीं है, क्योंकि वो उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कोई योगदान नहीं दे रहा है। ठीक है। अगला देखिए, चिकित्सा। अगर कोई अपना इलाज करवाने के लिए गया है किसी बाहर के देश में, अगर उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो वो वहाँ का सामान्य निवासी नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं दे रहा है। अगला देखिए, अध्ययन। अगर अध्ययन के लिए कोई जाता है, क्योंकि अध्ययन कार्य क्या है, 3 साल 5 साल के लिए होते हैं, तो वो वहाँ के सामान्य निवासी नहीं होते हैं, क्योंकि वो केवल अपना कोर्स पूरा करने के लिए गए हैं, ना कि उनकी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए, उनकी राष्ट्रीय आय में अपना योगदान देने के लिए। विदेशी समुद्री जहाज के सदस्य, जैसे कि कोई भी विदेशी समुद्री जहाज होता है,
विदेशी समुद्री जहाज का मतलब है कि अपने देश का जहाज नहीं होते, क्योंकि जो समुद्र होते हैं वो उनकी कोई सीमित रेखा नहीं होती है, जैसे कि उनकी कोई सीमा नहीं होती है। क्योंकि जैसे कि अगर कोई भूमि होती है तो हम सीमा बांट लेते हैं कि इतनी जो भूमि है ये भारत की है और इतनी जो भूमि है इसके बाहर के जो भी राज्य, जो भी देश लग रहे हैं कि ये पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की, इस तरीके से हम बांट लेते हैं, जिसे हम बॉर्डर कहते हैं। पर जो समुद्र होते हैं वो कभी तो उनका पानी अधिक हो जाता है तो कभी आगे तक आ जाते हैं, कभी उनका जल सूख जाता है तो वो अधिक पीछे तक हो जाते हैं। तो इससे क्या है, समुद्री जो रेखा है या फिर सीमा है उसे हम नाप नहीं सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो समुद्री जहाज होते हैं, विदेशी समुद्री जहाज, वो क्या हो जाते हैं, भारत में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता है कि वो कहाँ के हैं। तो इसलिए उनके जो सदस्य हैं या फिर जो उसमें कार्य कर रहे हैं उस जहाज में, उन्हें अगर वह लगातार कर रहे हैं कार्य 1 साल तक, तो वो हमारे देश के क्या हैं, हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाए जाएंगे। अब अगला देखिए, सीमा पर काम करने वाले श्रमिक उस देश के निवासी होते हैं जिस देश में रहते हैं। यानी कि जो बॉर्डर होता है, जो सीमा होती है, क्योंकि सीमा तो दोनों देशों की एक ही होती है। यहाँ पर भारत के तैनात हैं तो यहाँ पर किसी दूसरे देश की जिसके साथ सीमा लग रही है, मान लीजिए पाकिस्तान के, तो यहाँ पर पाकिस्तान के तैनात हैं। तो सीमा पर जो तैनात हैं, क्योंकि सीमा दोनों देशों की एक ही होती है कि इसके इस साइड कोई नहीं जा सकता है और इसके इस साइड कोई नहीं आ सकता है, इसका मतलब यही होता है। तो जो सीमा पर जो काम कर रहे होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो उस देश के निवासी कहे जाएंगे, उस देश के सामान्य निवासी कहे जाएंगे जिस देश में वो रहते हैं, ना कि जिस देश में वो रहते हैं। क्योंकि सीमा तो दोनों देशों की क्या है, सेम है। तो हम यह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का जो श्रमिक लगा हुआ है वो क्या है, वो भारत का सामान्य निवासी बन गया, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि सीमा दोनों देशों की एक ही होगी। पर वो क्या है, जिस देश में वो श्रमिक रहेगा उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। अगला देखिए, विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, सशस्त्र सेना के सदस्यों को उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वे निवासी होते हैं। इन्होंने कहा है कि जो विदेशी पदाधिकारी होते हैं, यानी किसी पद के अधिकारी होते हैं विदेशी, या फिर जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो वहाँ की सूचना, यानी कि हमारे भारत का जो कूटनीतिज्ञ कोई होगा किसी बाहरी देश में होगा तो वहाँ की सूचना हमें प्रदान करता है। सशस्त्र जो सेना के सदस्य होते हैं वो उस देश के सामान्य निवासी कहे जाते हैं जिसके वे निवासी होते हैं, जिसके वो रहने वाले होते हैं, ना कि वहाँ के जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई कूटनीतिज्ञ कार्य कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उसका कार्य है कि वो उस देश में जाकर क्या करे, कूटनीतिज्ञ करे, वो उसका कार्य होगा। इसके लिए उसे वहाँ पर रहना भी पड़ सकता है, परंतु वो असली सामान्य निवासी वहाँ के माने जाएंगे जिस देश में वो निवास करते हैं, यानी कि भारत का ही सामान्य निवासी माना जाएगा। इसी तरीके से कोई विदेशी पदाधिकारी किसी कार्य के लिए किसी बाहरी देश में आ सकता है, यानी कोई बाहर का विदेशी पदाधिकारी भारत में आ सकता है अपने कार्य से संबंधित, पर वो किस देश का सामान्य निवासी माना जाएगा, जिस देश में वो रहता है, अपना निवास स्थान है जिस देश में उसका। तो ये कुछ बातें जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है कि जो सामान्य निवासी, उसके लिए कुछ अपवाद भी हैं कि किन्हें मानना चाहिए और किन्हें नहीं मानना चाहिए। तो ये कुछ है जो हमने अभी यहाँ पर देखा। अब हम अपनी दोबारा से राष्ट्रीय आय पर आते हैं। थोड़ा सा हम दोबारा से याद कर लेते हैं कि सामान्य निवासी किसे कहा जाता है। सामान्य निवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा तक उस देश में रहता है, उस देश के लिए कार्य करता है, जिसका उसका आर्थिक हित भी उस देश के साथ जुड़ जाता है, उसको उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है। साधन आय क्या थी? साधन आय थी जो परिवार क्षेत्र जो है वह उत्पादक क्षेत्र के लिए कार्य करता है, सेवा प्रदान करता है, तो वो क्या है, उसके लिए भुगतान जो होता है उत्पादक क्षेत्र के द्वारा परिवार क्षेत्र को जो भुगतान किया जाता है उसकी सेवा के आधार पर, जो उसने सेवा प्रदान की है उसके लिए जो भुगतान किया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है? साधन आय कहा जाता है। तो अब राष्ट्रीय आय देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय क्या थी? एक लेखा वर्ष में, मतलब कि एक वर्ष में एक देश का जो सामान्य निवासी के द्वारा जो अर्जित की गई आय होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हस्तांतरित आय होती है उसे क्या है, शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक तरफा होती है।
तो एक समय में एक देश की जो सामान्य निवासी हैं, जो 1 साल से या फिर 1 साल से ज़्यादा अगर उस देश में रहते हुए हो गया है और उस देश के लिए कार्य करते हुए हो गया है, तो वह सामान्य निवासी है। तो सामान्य निवासी के द्वारा जो साधन आय जो है वो उस साधन आय होती है, उसका ही क्या है वो जोड़ होती है राष्ट्रीय आय, यानी कि जो सामान्य निवासी के द्वारा जो साधन आय अर्जित की जाती है, साधन आय कमाई जाती है, उसको ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। पर आप कमाना शब्द यूज़ नहीं करेंगे, आप अर्जित कर सकते हैं, जोड़ना शब्द यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका ही खेल होता है। अगर आप जो शब्दों में हेर फेर कर देते हैं तो आपकी डेफिनेशन क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ अब आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय आय क्या होती है। अगर अच्छी लगी हो, इसी के साथ हमें ये वीडियो यहाँ पर पोस्ट करनी होगी, और जो बचा हुआ चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए। थैंक यू।